एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भिखारी के बेटे को वजीफ़ा मिला और एडमिशन होने के बाद वो हर क्लास में टॉप करने लगा। इस स्कूल में अपर क्लास और लीड क्लास के बच्चे पढ़ते थे और इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि एक झोंपड़ी में रहने वाला भिखारी का बच्चा हमारे बच्चों पर सबकत ले जाए। इन सब ने मीटिंग की और फिर प्रिंसिपल साहब से इस बात का मुतालबा किया कि आप भिखारी के बेटे को इस स्कूल से एक्सपेल कर दें, चूँकि वो इस काबिल नहीं कि हमारे बच्चों के साथ पढ़ सके। प्रिंसिपल साहब ने माजरत की कि मैं ऐसा किसी सूरत भी नहीं कर सकता। वो बच्चा अपनी काबिलियत पर इस स्कूल में दाखिल हुआ है। इन सब ने दोबारा मीटिंग की और फिर मैट्रिक की क्लास के एक इंचार्ज को 20 लाख रुपए रिश्वत देकर कहा कि किसी तरह भी इस भिखारी की औलाद को इस स्कूल से निकाल दो। 10 लाख रुपए उन्होंने एडवांस में दिए और 10 लाख काम होने के बाद देने को कहा। इंचार्ज साहब पहले उस लड़के से सख्त नफरत करता था, लिहाजा उसने वादा किया कि आप लोगों को फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उस लड़के को तो मैं इस स्कूल से बाहर कर ही दूंगा। किसी न किसी तरीके से उस्ताद साहब ने उस भिखारी के बेटे के बैग में मंशियात रखवाई और फिर इसका नाम स्कूल से खारिज करवा दिया। जब मैट्रिक के एग्ज़ाम करीब हुए तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लड़के से मिलने उसकी झोंपड़ी में गया तो भिखारी ने कहा कि मेरा बेटा फलां ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता है। टीचर साहब जल्दी से ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचे तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब इसने देखा कि वहाँ तो लटका। ट्रैफिक सिग्नल पर जब भी मेरी गाड़ी रुकी तो मुख्तलिफ मांगने वाले गाड़ियों के इर्द गिर्द जमा हो जाते। किसी ने हाथ में फूल लिए होते थे तो कोई गाड़ी के शीशे साफ करने लगता मेरी गाड़ी के शीशे पर गिर्द थी। मैंने देखा कि एक 7 साल बच्चा शीशे पर कुछ लिख रहा है। मैंने उसकी हैंड राइटिंग देखी तो हैरान हो गया। हालांकि उसके बटन पर कमीज़ नहीं थी, फटी पुरानी शलवार पहन रखी थी। मेरे दिल में आया कि उस बच्चे को अपने पास बुला लूं और उसे कुछ पैसे दे दूं ताकि वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सके। मैं उसे बुला रहा था कि ग्रीन सिग्नल ऑन हुआ और गाड़ियां चलने लगी। मेरे दिल में आया कि जब भी दोबारा मैं यहाँ से गुजरूंगा तो इस बच्चे को अपने पास बुलाऊंगा। घर जाकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने एक मांगने वाला बच्चा देखा है। इसकी हैंड राइटिंग हमारे बच्चों से बेहतर है। हालांकि मेरे ख्याल में वो एक झोंपड़ी में रहने वाला बच्चा है। बीवी को मेरी बात का यकीन ना आया और कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? एक बच्चा जिसने अभी तक स्कूल का मुंह तक ना देखा, कोई इसको ट्रेनिंग करने वाला नहीं, तो इसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी आखिर कैसे हो सकती है? फिर मैंने इसे अपनी गाड़ी की बैक साइड का शीशा दिखाया जिस पर इस बच्चे ने अपने हाथों से तहरीर किया था। शीशे पर असद अब्बास लिखा हुआ था। इतना पुरकशिश खूबसूरत लिखाई थी कि मेरी बीवी हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 7 साल बच्चा ये लिख सकता है और वो भी भिखारी का बेटा। सुबह मैं घर से निकला तो इस इंतज़ार में था कि वो बच्चा दोबारा मेरे सामने आएगा और मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। काफ़ी दिनों तक वो मुझे नज़र ना आया। इस बात पर मैं परेशान हुआ क्योंकि मैं इसकी मदद करना चाहता था। इसे किसी न किसी स्कूल में एडमिशन दिलाने का इरादा था। मैं उसे अपने आप को कोस रहा था उसके उस दिन मैंने बच्चे को अपने पास क्यों ना बुलाया। अगर मैं उस दिन सुस्ती ना करता, थोड़ी सी तेज़ी से काम लेता तो वो बच्चे को अपने पास मैं बुला सकता था। अब वो शायद कहीं चला गया या फिर मुझे कभी दोबारा ना मिले, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5-6 दिन के बाद वो बच्चा दोबारा उसी जगह ट्रैफिक सिग्नल पर मुझे नज़र आया। मैंने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो यही समझ रहा था कि मैं उसे डांटूंगा। फिर मैंने बड़े ही प्यार से उसे अपने पास बुलाया। बच्चा मेरे करीब आया तो मैंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम असद है। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, बेटा मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? फिर मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो कहने लगा, रेलवे स्टेशन की पिछली साइड पर हमारी झोंपड़ियाँ हैं। मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन की पिछली सीट पर काफ़ी ज़्यादा झोंपड़ियाँ थीं। मैंने उस लड़के को कुछ पैसे दिए और कहा कि अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। फिर शाम के वक़्त
मैं उन झुग्गियों के इलाके में गया। असद उस वक़्त उधर मौजूद था। वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने नए कपड़े पहने हुए थे। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? उसने मुझे बताया कि अब्बा एक जगह भीख मांगने गए हैं और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं। मैंने उसे अपने साथ लिया और उसे अपनी बाइक पर बैठाया और कहा कि चलो तुम्हारे बाप से मिलने जाते हैं। हम उस जगह रवाना हुए जहाँ इसका बाप मौजूद था। असद के बाप ने अपने आप को मजदूर ज़ाहिर किया। बड़ी ही महारत से वो सड़क के किनारे अपने जिस्म को घसीटते हुए जा रहा था। बच्चे चूंकि मन के सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा बाप क्या वाकई मजदूर है? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश हो गया, फिर कहने लगा, नहीं, मेरा बाप मजदूर नहीं। जब घर में मौजूद होता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब भीख मांगने जाता है तो अब्बा मजदूर बन जाता है। वो बेकारी अपने आप को घसीटता हुआ सड़क के किनारे जा रहा था। जबकि मैं उसके सामने आया, उसने देखा कि इसका बेटा मेरे साथ खड़ा है। पहले तो वो खौफजदा हुआ कि शायद मैं पुलिस वाला हूँ और बेस बदल कर उसके सामने आया हूँ और इसको गिरफ्तार करना चाहता हूँ। फिर वो बेकारी अचानक उस जगह से उठा और भागने की कोशिश की तो मैंने उससे पीछे से आवाज़ दी कि भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। इसके बाद वो वापस आया। उसके चेहरे पर खौफ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साईं, मुझे माफ़ कर दो। पेट भरने के लिए कई किस्म के जतन करने पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी किसी की मदद नहीं करते, खासकर फ़कीरों भिखारियों से तो सब नफ़रत करते हैं। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि भिखारी के बेटे को कौन सा स्कूल कबूल करेगा? बच्चे इसका मजाक उड़ाएंगे और बेचारा तंग आकर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी मेरी झोंपड़ी में। ये स्कूल हमारे बच्चों के लिए नहीं है। हमारे नसीब में बस दर दर ठोकरें खाना है और लोगों के सामने हाथ फैलाना है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें इस बात में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मेरा जानने वाला टीचर है जो एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन मैंने उससे मुलाकात की और उससे कहा कि यार, एक बच्चा है, मैं उसे इसी के स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ। फ़ीस भी मैं अदा करूँगा और इस बच्चे के लिए तुम्हारा स्कूल मुझे सबसे बेहतरीन नज़र आ रहा है। इसने मुझसे पूछा कि बच्चा कौन है, तो मैंने उससे बताया कि वो एक बेकारी का बच्चा है, लेकिन काफ़ी ज़हीन है। ये सुनकर टीचर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, ऐसा करो कि इस बच्चे को अपने साथ ले आओ और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो। अगर वो रजामंद हो गया तो उसी दिन बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें शक है कि प्रिंसिपल साहब इस बात के लिए रजामंद नहीं होगा कि एक भिखारी का बेटा इसके स्कूल में पढ़े? इस पर वो कहने लगा, यार, ये एक स्कूल नहीं बल्कि ब्रांड है, ब्रांड। शहर का सबसे बेहतरीन स्कूल है। मुझे शक है कि शायद प्रिंसिपल साहब को इस बात पर एतराज़ हो, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। तुम खाली बच्चे को लेकर आ जाना, मैं भी अपनी तरफ से इसकी सिफारिश करूँगा। दूसरे दिन मैं असद को लेकर अपने साथ स्कूल ले गया। स्कूल को देखकर असद की आंखें फटी की पटी रह गईं, क्योंकि इसने ज़िंदगी में कभी कोई स्कूल नहीं देखा था। वो तो अभी तक गलियों और सड़कों की खाक छान रहा था। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। मेरा दोस्त रेहान भी मेरे साथ था। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि मैं इस बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ। जिस पर प्रिंसिपल साहब खुश हुए। इसने मुझे वेलकम किया और कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि आपका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ेगा। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि ये मेरा बेटा नहीं, लेकिन अपने बेटे से कम भी नहीं, काफ़ी सही लड़का है। तो वो मुझसे पूछने लगा कि इसका बाप कहाँ है। मैंने कहा कि ये इसका बाप भिखारी है और वो झोंपड़ी में रहता है। इस पर प्रिंसिपल साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर मुझसे कहने लगे कि असलम साहब, आप ये अजीब बातें करते हैं। अगर हमारे स्कूल में भिखारी का बच्चा पढ़ेगा तब हमारे लिए कई मिसाल बनेंगे और इस बच्चे के लिए भी। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि किस तरह के मिसाइल हैं, जिस पर वो मुझसे कहने लगा कि देखिए असलम साहब, बात साफ़ है, हमारे स्कूल में बड़े बड़े घरानों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इनके ड्राइवर
बड़ी बड़ी गाड़ियों में बच्चों को छोड़कर जाते हैं। इन हालात में जब बच्चों को पता चलेगा कि ये लड़का एक भिखारी का बेटा है तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे और इस बच्चे के लिए इस स्कूल में सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि क्या आपके स्कूल में बच्चों को ये तरबियत दी जाती है कि वो एक गरीब मस्कीन बच्चों का मजाक उड़ाएं। मेरी ये बात सुनकर प्रिंसिपल साहब को काफ़ी नागवार गुजरी और इसने सख्त लहजे में कहा कि एक बार मैंने जो कह दिया तो बस फिर कह दिया। आप इस बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं या किसी और स्कूल में, लेकिन ये यहाँ पर नहीं पढ़ सकता। मुझे प्रिंसिपल साहब के रवैये पर काफ़ी अफसोस हुआ। हम किस नहज पर खड़े हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये जानकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। जबकि हमारे दिल में गरीब के लिए एक जगह नहीं बनेगी, ऐसे मस्कीन नादर लोगों को हम अपने दिल में जगह नहीं देंगे, मुआशरे में तब्दीली मुमकिन नहीं। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस लौटा, जबकि मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूँगा। मैंने उसे मना किया कि अब इससे किसी किस्म की बात नहीं करनी, मैं कोई और स्कूल ढूंढ लूँगा। किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं। असद असद एक हीरा है, ये जिस स्कूल में भी जाएगा इस स्कूल को 4 चांद लग जाएंगे। मुझे इस बात की उम्मीद है। मैं असद को लेकर कोई दूसरा स्कूल ढूंढ रहा था कि प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगे कि सर, मैंने आपका नंबर आपके दोस्त से लिया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ कि प्रिंसिपल साहब, जिसने अपने ऑफिस में ही असद को दाखिला देने से इनकार कर दिया था, वो अब हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। खैर, मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने गया तो उन्होंने हमसे माजरत की और कहा कि मैं असद की वजह से सारी रात ना सो पाया। मेरा ज़मीर सारी रात मुझे मुलामत करता रहा कि आप एक ऐसी कम्युनिटी का लड़का हमारे पास लेकर आए जिसका कभी एडमिशन नहीं हुआ था। मैं इस लिहाज से परेशान था क्योंकि स्कूल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस लड़के की सरपरस्ती करना चाहते हैं तो मुझे खुशी है और मैं असद को स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हूँ। ये जानकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। जब असद के वालिद को ये पता चला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था, कहने लगा, ये बात तो कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि झुग्गी में रहने वाले लड़के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। मैं तो असद के लिए एक हॉस्टल का बंदोबस्त भी करना चाहता था क्योंकि झुग्गियों में इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं था होता कि वहाँ पर वो पढ़ाई कर सके। लेकिन असद एक खुददार बच्चा था। इतनी छोटी उम्र में वो बड़ी बड़ी बातें करता था और मुझसे कहने लगा कि अंकल, आपने स्कूल में एडमिशन देकर मुझ पर जो बड़ा एहसान किया है, मैं मज़ीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहता और अपने वालिदैन के साथ रहना चाहता हूँ। मैं इसकी खुशी में खुश था। बस मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि असद आला तालीम हासिल करे, वो तमाम लोगों के लिए मिसाल बने जो इन झुग्गियों में रहने वालों को अपने से कमतर समझते हैं, बल्कि इनको तो इंसान तक नहीं समझते। मैं हर हफ्ते स्कूल में जाता, ये जानने की कोशिश करता कि असद पढ़ाई में कैसा है। तमाम टीचर इसकी बहुत तारीफ़ करते और प्रिंसिपल साहब दिल ही दिल में बहुत खुश थे कि इस पर के वो बहुत अच्छा है। इसकी कारकर्दगी ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि इसके अखलाक में भी काफ़ी अच्छा लड़का है। इस स्कूल में एक टीचर था जिसका नाम वकार था। वकार साहब वैसे तो मेहनती टीचर थे, लेकिन असद से बहुत चिढ़ खाते थे। इस बात पर चिढ़ होती कि झुग्गियों में रहने वाला बच्चा महंगे स्कूल में क्यों पढ़ रहा है। पता नहीं इसे असद से क्या मसला था, लेकिन इसकी सोच झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं थी। वो यही समझता था कि इनके बच्चे भी पिताशी तौर पर क्रिमिनल्स और भिखारी होते हैं, इनको बदलना मुश्किल है, ये लोग फ्रॉडिये होते हैं, मौका मिलने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1 महीना गुजर जाने के बाद मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में आया, असल की फ़ीस अदा करने लगा तो प्रिंसिपल साहब मुस्कुराने लगे और कहा कि सर, क्या स्वाब कमाना सिर्फ आपकी ख्वाहिश है, क्या मैं नहीं कमा सकता। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि सर, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। इस पर प्रिंसिपल साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने असद को इस स्कूल में एडमिशन अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर दिया है। जब से ये बच्चा
हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे दिली तौर पर सुकून महसूस हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने कोई ऐसा काम किया जिस पर मुझे फ़ख्र है और मुझे दिली खुशी महसूस होती है। मैं कभी भी असद की फ़ीस आपसे नहीं लूँगा, बल्कि ये मैट्रिक तक इसी स्कूल में पढ़ेगा और वजीफ़ा हासिल करेगा। मैट्रिक के बाद भी मुझसे जितना हो सका मैं इसे सपोर्ट करूँगा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, जिसकी उम्मीद थी। असद हर क्लास में टॉप कर रहा था। स्कूल के बाकी बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा। ना सिर्फ पढ़ाई में ज़हीन था, बल्कि बाकी एक्टिविटीज़ में भी हैरान कुन तौर पर इम्प्रूव कर रहा था। शुरू शुरू में वो घबराया हुआ था, एहसास कमतरी में मुब्तला था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। मुझे इस बात की खुशी थी कि अमीर घरानों के बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे असद से बहुत मुतासर थे। बच्चे चूँकि दिल के सच्चे होते हैं, इनके दिल में मुनाफ़िक़त नहीं पा जाती, लिहाजा वो घर जाकर बड़ी खुशी के साथ अपने वालिदैन को बताते थे कि हमारे स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम असद है। वो झोंपड़ी में रहने वाला एक बेकारी का बेटा है, लेकिन हर क्लास में टॉप कर रहा है। हमें भी असद से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वो हम सब के लिए का बहुत अच्छा दोस्त है। जब वालिदैन ये बात सुनते तो उनको गुस्सा आता कि झोंपड़ी में रहने वाले फ़कीर की औलादें इतने अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ेंगी। वो अपने बच्चों को मना करते कि किसी सूरत भी उस लड़के से दोस्ती नहीं करनी, बल्कि उसके करीब जाने की कोशिश भी नहीं करनी। ये लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। बच्चे अपने वालिदैन से यही पूछते कि हमें तो असद में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो बहुत अच्छा लड़का है। वो अपने बच्चों को डांटते और कहते कि हमने जैसा कहा बस वैसा ही करना और उससे दूर रहना। फिर एक एक करके वो प्रिंसिपल साहब के पास आए और उनसे कहा कि ये आपने क्या किया? आपने स्कूल में ऐसे बच्चे को एडमिशन दिया जिसका वालिद सड़कों पर भीख मांगता है। हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से इस बात का मुतालबा किया कि आप इस बच्चे को स्कूल से निकालें, जिस पर प्रिंसिपल साहब ने इनकार किया। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को ये धमकी भी दी कि अगर आपने उस लड़के को स्कूल से ना निकाला तो हम अपने बच्चों को आपके स्कूल से विड्रा करवा लेंगे। जिस पर प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर इस स्कूल के तमाम बच्चे भी विड्रा हो जाएं और अकेला असद इस स्कूल में पढ़े, तब भी ये मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं और मुझे इस बात पर मिलाल नहीं होगा। मैं चाहकर भी असद को स्कूल से विड्रा नहीं करवा सकता और वो भी अपने बच्चों को स्कूल से निकालने वाले नहीं थे, क्योंकि पूरे इस इलाके में इस स्टैंडर्ड का कोई दूसरा स्कूल नहीं था। लिहाजा वो मजबूर थे और कोई ऑप्शन दूसरा इनके पास नहीं था। हर क्लास में असद टॉप करता था। मैट्रिक में पहुंचा तो मैट्रिक का इंचार्ज तो वकार था और वकार स्कूल का वह टीचर था जो सर की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। वो बहुत तंग-दिल इंसान था। बातों ही बातों में वो असद पर तंज भी करता था, इसे डीवैल्यू करने की कोशिश करता। लेकिन असद एक अदब करने वाला बच्चा था। वो किसी सूरत भी अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। वो कभी भी अपने टीचर को कोई गलत जवाब ना देता। लीड क्लास के लोगों ने बाहर मीटिंग की और कहा कि हमारे लिए ये मर जाने का मुकाम है कि एक भिखारी का बच्चा हमारे बच्चों को मात दे रहा है। इस तरह तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब मैट्रिक में पहुंच चुका है। अगर किसी तरह भी इसने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो वो फिर टॉप करेगा और हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। जो अपने बच्चों की तालीम पर लाखों खर्च कर रहे हैं, स्कूल के अलावा महंगी ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, मगर इसके बावजूद बेकारी का बच्चा इनको मात दे रहा है। इस बच्चे को किसी न किसी तरह इस स्कूल से निकालना पड़ेगा और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने से रोकना पड़ेगा। इन्हें इस बात का इल्म था कि इसका टीचर वकार भी असद से नफ़रत करता है। सामने मिलकर वकार से मुलाकात की और कहा कि हम चाहते हैं कि ये बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम ना दे पाए, बल्कि इसका स्कूल से नाम खारिज हो जाए, क्योंकि गंदगी गंदगी के ढेर पर ही अच्छी लगती है। वकार ने जब ऐसे ख्यालात सुने तो खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी यही चाहता हूँ और आप लोगों ने तो मेरे दिल की बात कही। उन्होंने वकार को 20 लाख रुपए दिए और कहा कि किसी तरह भी इस बच्चे को स्कूल से चलता करो। वकार साहब
जो कि स्कूल से 50,000 तनख्वाह लेते थे, एक साथ इतने सारे पैसे देखे तो हैरान हुआ और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बच्चा स्कूल में नज़र नहीं आएगा। फिर बड़ी ही चालाकी से इसने वकार ने स्कूल बैग में नशावर पैकेट रखवाए और फिर प्रिंसिपल साहब से असर की शिकायत करते हुए कहा कि ये लड़का नशा करता है। मुझे पहले इसके खिलाफ काफ़ी शिकायत मौसूल हुई थी। प्रिंसिपल साहब को इस बात का यकीन ना आया तो वकार ने तमाम टीचर के सामने इस बात का दावा किया कि आपकी मौजूदगी में तलाशी लेंगे। अगर असद के बैग से नशा और मंशियात बरामद ना हुई तो अगले 6 माह की तनख्वाह मैं नहीं लूँगा। ये बहुत बड़ा दावा था जो वकार ने किया। तमाम टीचर्स की मौजूदगी में असद के बैग की तलाशी ली गई और असद बेचारा परेशान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सारे टीचर मेरे बैग की तलाशी क्यों ले रहे हैं। बैग में से मंशियात के पैकेट बरामद हुए तो सबके चेहरे के रंग उड़ने लगे और इसके साथ साथ असद भी परेशान होने लगा। असद ने कहा कि ये पैकेट मेरे नहीं, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इसकी एक भी बात ना सुनी। प्रिंसिपल ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू एहसान फरामोश है और अब ये स्कूल में मुझे एक मिनट भी नज़र नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असद का नाम स्कूल से खारिज हुआ और वो रोता हुआ अपने घर आया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि असद के बैग से मंशियात बरामद हुई हैं। ये जानकर मुझे हैरत हुई। मैंने असद से मुलाकात की तो इसने कसम उठाकर कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे बैग में वो पैकेट कैसे आए। मैट्रिक के इम्तहानात करीब थे और इसी स्कूल से असद का एडमिशन होना था स्कूल इम्तहान के लिए, लेकिन चूंकि इसका नाम स्कूल से खारिज हो चुका था लिहाजा मैट्रिक एग्ज़ाम में अपेयर होना इसके लिए नामुमकिन था। मैं खुद प्रिंसिपल साहब से मिला, लेकिन इसके तेवर बदल चुके थे। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वकार साहब आज बहुत खुश थे क्योंकि काफ़ी रकम मिली थी, मगर बीवी की तरफ से कॉल आई कि जल्दी से घर आओ, हम तबाह हो गए। जब वो घर पहुंचा तो उसके इकलौते बेटे को करंट लगा। इसके मुंह से झाग निकल रही थी। लड़के को अस्पताल मुंतकिल किया गया और मौजूदा तौर पर इसकी जान बची। ये वकार साहब के लिए एक इशारा था कुदरत की तरफ से कि किसी भी गरीब और लाचार का हक नहीं मारना चाहिए। वो भागता हुआ रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड पर आया। भिखारी से कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। भिखारी ने रोते हुए कहा कि वो यहाँ से चला गया जहाँ इससे होना चाहिए। हमारी किस्मत में अच्छे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करना कहाँ, नस्ल दर नस्ल मांगना ही हमारी किस्मत में है। वो फलां ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांग रहा है। वकार साहब के हाथ पांव फूले हुए थे और वो भागता हुआ बताए गए एड्रेस पर पहुंचा। असद वहाँ कासा लेकर बैठा था। वकार ने उस बच्चे को वहाँ से उठाया, गले से लगाया और सीधा प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा। सारी हकीकत प्रिंसिपल साहब को बताई और वो 20 लाख उन लोगों को वापस किए जिन्होंने असद के खिलाफ मंसूबा बनाया था। असद का स्कूल में दोबारा एडमिशन हुआ और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। असद ने मैट्रिक में ना सिर्फ ज़िला में बल्कि बोर्ड में भी पहली पोजीशन हासिल की। उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया जिनको हमारे माशरे में ठुकराया जाता है, उनको हकारत की नज़र से देखा जाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को काबिलियत से नवाजा है। बस ये अल्लाह ताला की मसलहत होती है कि किसी को ज़्यादा रिस्क देकर आजमाता है और किसी को कम रिस्क देकर इसकी आजमाइश करता है। दोनों सूरतों में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दे। आमीन।